हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्म मैनेजमेंट को। ठीक है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर फाइनेंस कंप्लीट हो चुका है, अब हम फार्म मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे। देन फार्म मैनेजमेंट के बाद बचता हमारा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, जिसमें हम फैक्टर, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रोडक्शन फंक्शन कर्व को डिस्कस करेंगे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। फार्म मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, फार्म मैनेजमेंट में हमें टाइप ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। फार्म प्लानिंग क्या होता है, फार्म बजटिंग क्या होता है, वन बाय वन सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले समझते हैं फॉर्म मैनेजमेंट में, सबसे पहले समझेंगे कि फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्म क्या होता है, इसको हमें समझना है। क्लियर है? मान लो ये एक फार्म है, ये क्या है, एक फार्म है किसका, एक फार्मर का। ये हमारा एक फार्मर है, इनका ये क्या है, ये फार्म है। मतलब मैं फार्म को कैसे डिफाइन करूं कि ये क्या है, ये पूरा जो बोर्ड आप देख रहे हो, पूरा जो बोर्ड जो है, ये क्या है, ये पूरी एक लैंड है या एक भूमि है या पृथ्वी है बोल दो। ठीक है, एक पृथ्वी है, उस पे एक फार्म क्या है, ये फार्म क्या है, एरिया ऑफ लैंड क्या है, ये जमीन का एक टुकड़ा है, एक छोटा सा एरिया है, क्योंकि लैंड तो काफ़ी सारी बड़ी है। तो फार्म क्या होता है, एक एरिया हो या पीस ऑफ लैंड होता है, जमीन का एक टुकड़ा होता है, बोल सकते हो भूमि का एक टुकड़ा होता है, फॉर्म ऑफ लैंड। अंडर सिंगल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, अंडर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम, अंडर सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक एरिया ऑफ लैंड होता है। फार्म क्या होता है, एरिया लैंड होता है, जमीन का एक टुकड़ा होता है, जो एक सिंगल मैनेजमेंट के अंदर होता है। देखो अब ये फार्म है, ये फार्म किसका है, इस फार्मर का है। ठीक है, किसका फार्म है, ये इस फार्मर का है। यहाँ पे जो भी इस फार्म पे जो भी एक्टिविटीज होती है, कौन करता है, ये फार्मर करता है। मतलब यहाँ पे जो सिंगल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है डिसीजन कौन लेगा, इंडिविजुअल लेवल पर। फार्म जो है इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है, डिसीजन जो होता है यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन लिया जाता है कि इस फार्म पर मुझे क्या लगाना है, क्या फर्टिलाइजर देना है, कौन सी क्रॉप लगाना है, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, ये फार्मर लेता है इंडिविजुअल लेवल पे। मींस सिंगल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम बोल देते हैं फार्म। मतलब फार्म किसको बोलेंगे, वो एरिया जमीन का जहाँ पर जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल लेवल पर फार्मर ले या फिर कोई प्रोड्यूसर ले, और वो जहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर होती है, उसको हम फार्म बोल देते हैं। नॉट ओनली इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर्स, मतलब केवल हम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर बाकर किसी कंपनी की बात भी करें, या जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं एक कोचिंग चला रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जितना भी मैनेजमेंट हो रहा है इस कोचिंग के अंदर, मुझे कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्लासेस कब लेनी है, ये इन सब का डिसीजन मैं इंडिविजुअल लेवल पर ले रहा हूँ। मीन्स क्या हो रहा है, ये सिंगल मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज़ें हो रही है, मैं ही सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्म क्या हो गया, ये एक पीस ऑफ लैंड होता है जो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर होता है, इसको हम फार्म बोल देते हैं। क्लियर है? अब समझना है कि फार्म मैनेजमेंट क्या है, या फिर और थोड़ा सा को एक्सटेंड करते हैं। ये जो फार्म है ये क्या होती है, ये जो फार्म होती है ये होती है सोशियो इकोनॉमिक यूनिट। क्या बोल सकते हैं इसको, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट भी बोल सकते हैं, जिसका यूज हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या फिर लाइवस्टॉक रेयरिंग के लिए, पशुपालन के लिए, इन द सेंस ऑफ फार्मर। ठीक है, कि ये जो फार्म है ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है। अब सोशियो इकोनॉमिक को बोला गया बताऊंगा, जिसका उपयोग हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक को बोला, इकोनॉमिक यूनिट क्यों बोला फार्म को, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है यहाँ से क्या होगी, इनकम हमें मिलेगी। क्या मिलेगी फार्मर को, क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिट क्यों है, क्योंकि इस फार्म से वो कुछ ना कुछ लगाएगा, क्रॉप लगाएगा, जिससे उससे क्या होगी, इनकम होगी। और जहाँ भी पैसे की बात होती है, इनकम की बात होती है, तो वो इकोनॉमिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, इसलिए इसको इकोनॉमिक यूनिट बोला। सोशियो क्यों बोला इसको, सोशियो यूनिट क्यों बोला, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट क्यों बोला, इकोनॉमिक्स से समझ गए कि इनकम जनरेट होगी। जब इनकम जनरेट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मर का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। उसका जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, समाज में उसकी जो है वैल्यूज है वो बढ़ेगी। इसलिए फार्म को सोशियो इकोनॉमिक यूनिट भी बोला जाता है, जहाँ पर वो एग्रीकल्चर की क्रॉप भी ले रहा है, एग्रीकल्चर भी ले रहा है और लाइवस्टॉक भी ले रहा है।
क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म मैनेजमेंट की। समझना बात को, मैं यहाँ से इसको इस तरफ ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझते हैं। चलो इसको ऊपर ही करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझना है, देखो ये हमने क्या बोला, ये हो गया हमारा फार्म, क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या है, ये है हमारा फार्म, ठीक है, क्या है, ये हमारा फार्म है, ठीक है। इस फार्म पर हम क्या करेंगे, इस फार्म पर हम कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कई सारे इस रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं इस फार्म पर, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रिसोर्सेज है, जो मेन फैक्टर्स की बात करूँ या रिसोर्सेज की बात करूँ तो मेन फैक्टर क्या है हमारे पास है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड, लेबर और कैपिटल, दीज आर दी मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो है क्या है, मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये फार्म होता है, फार्म पे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इस फार्म पर यूज होते हैं, जो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल, ये है मेन फैक्टर, जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा था, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर और सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम सीड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, इरिगेशन यूज करते हैं, FIM मैन्योर यूज करते हैं। ये सारे क्या है, ये जो है ये सेकेंडरी फैक्टर्स हो गए, ये मेन फैक्टर्स हैं। और ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, याद रखना, ये जो मेन ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये होते हैं लिमिटेड, क्या होते हैं, लिमिटेड फैक्टर होते हैं, जो हमें फॉर्म पर यूज करना होते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जो हमें फॉर्म पे यूज करना होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सीड है तो वो भी लिमिटेड है, अगर आपने सीड रखा हुआ है या खरीद के भी लाया है तो 50 किलो है तो वो लिमिटेड ही है। अगर उसने आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको फिर से खरीद के लाना पड़ेगा, जिससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो ये सारे जो है फैक्टर ये लिमिटेड है। अब ये सारे फैक्टर लिमिटेड है, इनका यूज़ करना हमें फार्म पे, तो हम इनका किस तरीके से इस्तेमाल करें कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे मैनेजमेंट करना है फार्म का, किस सेंस में कि भाई सीड हमें कैसे लेना है, फर्टिलाइजर कितना डालना है, इरिगेशन कितनी देनी है, FIM कितना देना है, लैंड का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेबर को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है, जो हमारे पास कैपिटल है, जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमें क्या हो, मतलब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनका हमें क्या करना है, बेस्ट यूज्ड, जिससे हमें क्या मिले, टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब लगातार जो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलता रहे। कुल मिला के अब यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट की हमने बात की, फार्म मैनेजमेंट की, तो फार्म मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन की बात की यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट की, तो क्या हो गया, क्या है, इट इज डील्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग बेस्ट अल्टरनेटिव यूज टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, ये क्या है, सारे फार्म रिसोर्सेज है, ये जितने भी है ये क्या है, सारे ये हमने बात की है क्या है, फार्म रिसोर्सेज है, फार्म रिसोर्सेज है, जो फार्म पर यूज होते हैं वो रिसोर्सेज है। और ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन सारे लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है, बेस्ट यूज करना है, ताकि हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और कंटिन्यूअस बेसिस पर मिलता रहे, जिससे फार्मर की इनकम भी जनरेट हो, उसका फैमिली सेटिस्फेक्शन भी हो। इसको हम बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, फार्म मैनेजमेंट को हम और क्या बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों बोल देते हैं फार्म मैनेजमेंट को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार्म जो है ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, इंडिविजुअल लेवल पर है। मतलब यहाँ पे हमने ये रिसोर्सेज का एलोकेशन हम बोल सकते हैं, जो एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फार्म, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फार्म। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन कहाँ कर रहे हैं, इंडिविजुअल फार्म पे कर रहे हैं, मतलब सिंगल मैनेजमेंट के अंदर कर रहे हैं इन सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन। मतलब यहाँ पे हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फार्म पर, ठीक है। तो इस पर जब हमने बोला है, हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब इंडिविजुअल लेवल की बात होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल लेवल पर लिया जाता है, इंडिविजुअल फार्म पर, और जो प्राइस का डिसीजन है वो भी क्या होती है, प्राइसिंग भी जो होती है इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है। तो इसको फार्म मैनेजमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, या फिर मैं बोल दूँ इस फार्म मैनेजमेंट को साइंस ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, साइंस ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ
चॉइस भी इसे बोल देते हैं। क्यों बोलते थे साइंस ऑफ चॉइस? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिसोर्सेज हैं हमें चूज़ करना है कि कौन सा रिसोर्सेज हम हमारे फार्म पर इस्तेमाल करें जो बेस्ट हो और हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, मतलब साइंस ऑफ चॉइस बोल सकते हैं या साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं। हमें यहाँ डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा जो है रिसोर्सेज यूज़ करना है जिससे हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। और यहाँ पे हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं किस पे, पर्टिकुलर फार्म पर, इंडिविजुअल फार्म पर यूज़ कर रहे हैं, सिंगल मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया फार्म क्या होता है और फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी की। ठीक है, कुछ ऐसी टर्मोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मैं बात करूँगा यहाँ पे एग्रीकल्चर होल्डिंग की, एग्रीकल्चरल होल्डिंग। ठीक है, और एक मैं बात करूँगा ऑपरेशनल होल्डिंग, ऑपरेशनल होल्डिंग। दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्रीकल्चर होल्डिंग क्या होता है, ऑपरेशनल होल्डिंग क्या होता है, समझना। पहले इसको समझते हैं। एग्रीकल्चर होल्डिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने अभी क्या बोला, ये हमारा क्या है, एक फार्म है। ठीक है, ये एक फार्म है। फार्म मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। मतलब ये क्या है कि एरिया है, ज़मीन का एक टुकड़ा है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, ये ज़मीन का एक टुकड़ा है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। क्या बोल सकते हैं और आगे, एज ए सिंगल यूनिट। जहाँ पर अब ये जो एग्रीकल्चर होल्डिंग मैंने बोला ना, ये एक एरिया है जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट कैसे? जहाँ पर मतलब वेयर बाय यहाँ पे बोलूँ तो क्या, एक फार्मर हो सकता है। ठीक है, जॉइंट फैमिली हो सकती है, फार्मर्स की जॉइंट फैमिली हो सकती है, या मोर देन वन फार्मर हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन फार्मर्स हो सकते हैं। याद रखना मैंने क्या बोला कि इस फार्म पर ये एक एरिया ऑफ लैंड है जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट के रूप में। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, एक इंडिविजुअल फार्मर हो सकता है, जहाँ पर क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल फार्मर हो सकता है, जॉइंट फैमिली हो सकती है जो फार्मिंग कर सकती है, या फिर मोर देन वन फार्मर हो सकते हैं, मोर देन वन फार्मर हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन फार्मर्स। तब हम इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर होल्डिंग बोलेंगे। एग्रीकल्चर होल्डिंग का मतलब क्या है कि वो एरिया जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, जहाँ पर वो इंडिविजुअल किसान हो सकता है या उसकी पूरी जॉइंट फैमिली खेती करती है, या फिर एक से ज़्यादा किसान मिलकर वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर इंडिविजुअल फार्मर कर रहा है, जॉइंट फैमिली कर रही है, एक से ज़्यादा फार्मर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लैंड होगी ये कैसी होगी, ऑन लैंड, खुद की जमीन, और लीज लैंड, दोनों हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे वो खुद की ज़मीन भी हो सकती है और लीज लैंड भी हो सकती है। क्यों? अगर इंडिविजुअल फार्मर कर रहा है तो खुद की ज़मीन हो सकती है, लेकिन अगर जॉइंट फार्मर कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, कई सारे फार्मर एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वो लीज पे ली हुई लैंड भी हो सकती है। तब इसको हम एग्रीकल्चर होल्डिंग बोलेंगे। समझ के आ गया? एग्रीकल्चर होल्डिंग कब बोलेंगे? ऐसा एरिया जहाँ पर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन करते हैं एज ए सिंगल यूनिट, चाहे वो इंडिविजुअल फार्मर करे, जॉइंट फैमिली करे, या कई सारे फार्मर मिलकर करे। वो ज़मीन या तो खुद की होनी चाहिए या लीज पे ली हुई होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर होल्डिंग। यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, एक फार्म है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन अंडर सिंगल मैनेजमेंट। अब यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती है। अंडर सिंगल मैनेजमेंट मतलब ये भी क्या है, एक ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी सारी मैनेजमेंट होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, सिंगल मैनेजमेंट के लिए अंदर होता है। और यहाँ पे जो लैंड होती है वो ऑन लैंड होती है, ऑन लैंड ओनली। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं मैनेज कर रहा हूँ, सिंगल मैनेजमेंट के अंदर है, तो मेरी खुद की ज़मीन होगी, तभी मैं उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पर मैनेजमेंट कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल फार्मर भी है, जॉइंट फैमिली भी कर सकती है, और कई सारे फार्मर मिलकर भी करते हैं। जब कई सारे फार्मर मिलकर करते हैं तो सिंगल मैनेजमेंट के अंदर तो नहीं हुआ चीज़ें। ठीक है, सिंगल मैनेजमेंट के अंदर तो नहीं है चीज़ें। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो गया, खुद की ज़मीन भी हो सकती है और लीज पे भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे फार्मर मिलकर लीज पे भी ज़मीन ले सकते हैं। ठीक है,
और ऑपरेशनल होल्डिंग में क्या होता है, ये भी कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, बट ये सिंगल मैनेजमेंट के लिए अंदर होता है और यहाँ पर खुद की ज़मीन होती है, ऑन लैंड होती है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्या बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर लीज पे ज़मीन ले सकते हैं, यहाँ पर लीज पे ज़मीन नहीं, खुद की ज़मीन होती है। यहाँ पर कई सारे फार्मर मिलकर काम कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है। अब हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे हम बात करें यहाँ पर फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या होता है, ये हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने कॉस्ट पढ़ी थी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ पर हमने फिक्स्ड रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा था। फिक्स्ड कॉस्ट किसकी आती है, जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं उसी की फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। तो फिक्स्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलते हैं। क्या बोल सकते हैं, डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज। अगर प्रोडक्शन चेंज होता भी है तो ये रिसोर्सेज चेंज नहीं होते हैं, याद रखना। लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने के साथ जो फिक्स रिसोर्सेज है वो चेंज नहीं होते हैं। मैंने बोला ये फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म पे ये क्या है, हमारी लैंड है, सीधी सी बात है। ठीक है, लैंड है, इसकी जो है मैंने लीज पे ली, इसको लीज पे ली, मतलब इसका मुझे रेंट देना पड़ रहा है कितना, 20,000 पर ईयर। ठीक है, ईयर 20,000 पर ईयर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको लीज पे लिया, लेकिन क्या हुआ, प्रोडक्शन नहीं लिया, प्रोडक्शन नहीं लिया, प्रोडक्शन नहीं लिया, तब भी क्या हुआ, मुझे इसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, मुझे इसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो ये ऐसे रिसोर्सेज है जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। आपने प्रोडक्शन नहीं लिया तब भी इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन लोगे तब भी इसकी कॉस्ट उतनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जैसे फार्म बिल्डिंग हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लैंड, ठीक है, फार्म बिल्डिंग, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ठीक है, आप इस बिल्डिंग का इस्तेमाल करो या ना करो, इस बिल्डिंग के अंदर आप कुछ चीज़ें रखो या ना रखो, इसकी कॉस्ट जो है, इसका जो डिप्रिसिएशन है, इसकी जो कॉस्ट है वो आनी ही है। ठीक है, आपकी जो लाइव स्टॉक है ये आपके फिक्स्ड रिसोर्सेस है। ठीक, ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। आपका प्रोडक्शन चाहे 10 कुंटल आए या 100 कुंटल आए, ये चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल लैंड का ही हमने लिया था, जैसे ये लैंड 1 हेक्टेयर लैंड है। अब इसमें अगर आपका प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर अगर 10 कुंटल हुआ, सेकेंड ईयर 20 कुंटल हुआ, तब भी ये 1 हेक्टेयर ही रहेगी, चाहे 10 कुंटल प्रोडक्शन हो, चाहे 20 कुंटल प्रोडक्शन हो, चाहे जीरो प्रोडक्शन हो, आपकी लैंड जो है 1 हेक्टेयर की 1 हेक्टेयर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ। इसलिए बोला जाता है कि जो फिक्स रिसोर्सेज होते हैं इनमें कोई बदलाव नहीं आता, चाहे आप प्रोडक्शन लो या मत लो। ठीक है, तो इससे जो कास्ट आती है, बोल सकते हैं कास्ट corresponding to these resources is called fixed cost। क्या बोलेंगे, ऐसी जो कॉस्ट होती है, इनसे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट हो गया। तो फिक्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलते, जैसे लैंड, लेबर हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, लाइव स्टॉक हो गया, मशीनरी भी इंक्लूड कर देना, इंप्लीमेंट कर देना, टूल्स कर देना। और इसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इससे जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। सेकेंड जो है वो है वेरिएबल रिसोर्सेज। वेरिएबल रिसोर्सेज क्या होता है, इट इज वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज, इट इज वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज। अगर प्रोडक्शन का लेवल चेंज होता है तो ये वेरिएबल रिसोर्सेज भी चेंज होते हैं। जैसे हम बात करते हैं सीड की, एग्जांपल सीड हो गया आपका, फर्टिलाइजर हो गया आपका, इरिगेशन हो गया आपका, जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स हो गए, FIM हो गया, ETC, ये सारे क्या है, वेरिएबल रिसोर्सेज हैं। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। अगर आपको 20 kg सीड यूज़ करना था, आपने 25 kg यूज़ किया तो प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। आपको 20 kg यूज़ करना था, आपने 10 kg यूज़ किया तो प्रोडक्शन में चेंज आएगा। फर्टिलाइजर आपको जो क्विंटल डालना था, आपने आधा क्विंटल ही डाला, 50 किलो ही डाला तो प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। इरिगेशन आपको 6 देनी थी, आपने 4 ही दी तो प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कॉस्ट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है,
से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते अगले सीजन के लिए या आगे फ्यूचर के लिए। अभी अवेलेबल है तो अभी उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको हम अगले सीजन के लिए या बाद में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बाद में इस्तेमाल करने के लिए अभी इसको स्टोर नहीं कर सकते। सीधी सी बात, फ्लो रिसोर्सेज मतलब ये फ्लक्चुएशन है, बोल सकते हैं, ये चलते रहते हैं, तो जब ये अवेलेबल है तभी इनका इस्तेमाल कर लीजिए, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या बोल सकते हैं इसको हम? यूज्ड व्हेन दे आर अवेलेबल। कब यूज करो? जब ये उपलब्ध है तभी इनका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इट कैन नॉट स्टोर फॉर फ्यूचर, ठीक है, या लेटर पीरियड, फॉर लेटर पीरियड। आगे की सीजन के लिए या आगे के जो टाइम है उसके लिए हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, इनको जब ये उपलब्ध है तभी इनका इस्तेमाल कर लो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्लो रिसोर्सेज में? जैसे कि लेबर, अगर लेबर आपकी अभी अवेलेबल है तो इनका इस्तेमाल कर लो। आज अगर आपने लेबर का इस्तेमाल नहीं किया तो आज का जो उसका लेबर है, आज का जो उसका वेजेस है, आज का जो काम है वो चला जाएगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है। दूसरा, जमीन आपके पास ज़मीन है, अगर आप आज आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, आपने बोला कि नहीं मैं इस सीज़न में फसल नहीं लूँगा, स्टोर करके रखना अगले सीज़न में लूँगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉस होगा, नुकसान होगा। तो ये जो है ये भी क्या है? फ्लो रिसोर्सेज है। आपकी जो बिल्डिंग हो गई, फार्म बिल्डिंग होगी, ये भी फ्लो रिसोर्सेज के अंदर ही आती है। क्योंकि ये अभी अवेलेबल है, इनका इस्तेमाल कर लो। आप सोचो कि नहीं बिल्डिंग एक ही जगह पे है, वो तो स्टोर है, नहीं है तो उसका इस्तेमाल करो, उसमें चीज़ें रखो, उसमें डालो, फार्म इंप्लीमेंट को उसके अंदर रखो। आपने नहीं इस्तेमाल किया मतलब उसका जो यूज़ है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट सीजन में उसका जो है वो टाइम चला गया, उसको आप अगले सीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक आता है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज, अब स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है? इनको हम स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी स्टोर फॉर फर्दर पीरियड, इट कैन बी स्टोर फॉर फर्दर पीरियड या सीजन, आगे की सीजन के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। और स्टॉक हमने सप्लाई के अंदर भी पढ़ा है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो स्टॉक मतलब क्या होता है। जैसे सीड, ठीक है, आपका फर्टिलाइजर, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। केमिकल, इनको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सीड, आपका 100 क्विंटल सीड आपके पास रखा है, तो आपने इस सीजन में 50 यूज़ किया, 50 आपने क्या किया? स्टोर करके रख लिया, बोले अगले सीजन में यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक है, 50 आपने अभी यूज़ कर लिया, 50 बाद में यूज़ कर सकते हो। आप इनके साथ नहीं कर सकते, लेबर के साथ, लैंड के साथ, बिल्डिंग के साथ, ये स्टोर करने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये फ्लो रिसोर्सेज है, ये स्टॉक रिसोर्सेज है। ठीक है, तो सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल, इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये स्टॉक रिसोर्सेज है। फ्लो रिसोर्सेज जिनका हम स्टोर नहीं कर सकते, जब अवेलेबल है तभी उनका इस्तेमाल कीजिए, देन ये फ्लो रिसोर्सेज है। क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स हैं। और टर्म्स की अगर बात करें तो एक होता है प्रोडक्शन आप समझते हो क्या होता है प्रोडक्शन मतलब होता है, इसको मैंने पहले भी बता दिया था, ये प्रोसेस होती है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की। क्या बोला मैंने? इट इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। जो आउटपुट होता है वही प्रोडक्शन कहलाता है। तो इनपुट से आउटपुट में जो ट्रांसफर होता है, जो इनपुट है वो जब आउटपुट में ट्रांसफर होता है तो उस आउटपुट को हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। और जो इसमें टाइम लगता है, ठीक है, ये इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बोल देते हैं, याद रखना। प्रोडक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन पीरियड बोलेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बोलते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है जो जिससे क्या होता है, इनपुट आउटपुट के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये आउटपुट क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। और इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितने समय की जरूरत पड़ती है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बोलते हैं या प्रोडक्शन पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ ली। अब बात करते हैं फार्म मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहली बात, सीधी सी बात, फार्म मैनेजमेंट में हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब लेंगे? जब हम मिनिमाइज करेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। रिवर्सिबल है, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट आप बढ़ाओगे तो कॉस्ट, जब कॉस्ट कम होगी तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है। फिर हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है क्या, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब हम मिनिमाइज करेंगे लॉसेस को या डैमेजेस को। जो डैमेज हो रहे हैं फार्म पर या लॉसेस हो रहे हैं उनको मैनेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तीसरा, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है एफिशिएंसी को। हमारी जो फार्म की एफिशिएंसी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा इनएफिशिएंसी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। चौथा, हमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके स्कोप की बात करें कि फार्म मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब है एरिया, क्षेत्र क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसका आगे क्या यूज होता है। तो ये कहाँ यूज होता है, इन डिसीजन मेकिंग। किस तरीके का डिसीजन? तो पहली चीज यहाँ पे डिसीजन आती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या डिसीजन? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसके बाद कितना प्रोड्यूस करना है। फिर वेयर टू बाय एंड सेल, कहाँ खरीदे कहाँ बेचें। फिर आता है व्हेन टू बाय एंड सेल, कब खरीदे और कब बेचें। ये सारे डिसीजन हम ले पाते हैं इस फार्म मैनेजमेंट की वजह से। तो स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप हमें यही बताता है कि अगर फार्म मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, इसका क्या यूज है, इसका क्या है, स्कोप क्या है। तो भैया डिसीजन मेकिंग में इसका स्कोप है। आप फार्म पर क्या काम कर रहे हो, कैसे काम करना है, ये कौन बताएगा आपको, फार्म मैनेजमेंट बताएगा कि क्या प्रोड्यूस करना है आपको, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ पर खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, सारा फार्म मैनेजमेंट के थ्रू ही आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, मेन जो है 7 प्रिंसिपल है फार्म के जो इंपॉर्टेंट है। मैं जब यहाँ पे लिस्ट आउट करूँगा, इसका डिटेल नहीं करेंगे। सबसे पहला है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी इसको कहा जाता है। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितना इनपुट हमें यूज करना है जिससे हमें कितना आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, कितना इनपुट यूज करें कि कितना हमें आउटपुट मिल सकता है। तो यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस का जो हमें डिसीजन मिलता है, क्या मिलता है, हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पर जो रिलेशन आता है वो कैसा आता है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के बारे में हमें पता चलता है। इसके थ्रू इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, मतलब हमें इनपुट कितना यूज करना है ताकि हमें आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम मिले। ठीक है, ये प्रिंसिपल के थ्रू हमें पता चलता है कि ऑप्टिमम इनपुट यूज करेंगे तभी ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा। और ये जो है ये कौन सा रिलेशन है, तो इनपुट आउटपुट रिलेशन है। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे जहाँ पर फैक्टर प्रोडक्शन या इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्रिंसिपल में हम ये सीखते हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट।
क्यों? क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, इस प्रिंसिपल को पढ़ने का उद्देश्य क्या है फॉर्म मैनेजमेंट के अंदर, कि कैसे भी करके हमें प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा पहले के अंदर कि भाई इनपुट हम अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, जो हमें ज़रूरत है वही चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे दूसरा कॉस्ट प्रिंसिपल, दूसरा ये बोलता है कि भाई कॉस्ट को कम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तीसरा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मतलब फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करके देखना है, समझना है क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा, आगे भी इसको पढ़ेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। मतलब हमें इनपुट का ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, जैसे मैं बात करूँ कि x1 x2 ये कॉम्बिनेशन है, x1 x3 ये कॉम्बिनेशन है, x3 x2 ये कॉम्बिनेशन है। तो इनमें से हमें वो कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें कॉस्ट क्या हो, सबसे कम हो, मिनिमम हो, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है, फैक्टर मतलब ये हो गया हमारे फैक्टर्स, ये सारे क्या है फैक्टर्स है, x1 x2 x1 x3 x3 x2 ये फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पहले हमने x1 x2 लिया, फिर हमने x2 की जगह x3 लेके देखा, फिर हमने x3 और x2 को लेके देखा। तो अलग अलग फैक्टर्स हमने लेके देखा किसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है, जिसमें हमारी कॉस्ट कम आ रही है उसी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो जिससे कॉस्ट कम आएगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा या प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर कॉस्ट सबसे कम आती है उस पॉइंट को हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बोल देते हैं, और वही क्या होता है हमारा ऑप्टिमम इनपुट होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमम आउटपुट मिलता है। तो ये फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि हम अलग अलग फैक्टर को कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाकर देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके, जिसमें हमारा इनपुट की कॉस्ट सबसे कम आती है वही हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। चौथा प्रिंसिपल है क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब अब यहाँ पे हम जैसे y1 y2 ये आउटपुट जो है इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, किसका, y1 y2 y3 y2। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या y1 y2 को प्रोड्यूस करना है, या y2 y3 को प्रोड्यूस करना है, या y3 y2 को प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप ये वाला प्रोड्यूस करो, इसमें आपका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ये प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट इनको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे कब, जब हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोकॉइंट वगैरह। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल, बोल सकते हैं इसको, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न। ठीक, अब इक्विमार्जिनल रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर हमारे पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से करना है ताकि हमें क्या मिले, हर एक इंटरप्राइजेस से जो है सेम प्रोडक्शन मिले, हर एक इंटरप्राइजेस से सेम प्रोडक्शन मिले। मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। क्या बोलेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है इस स्कार्सिटी की कंडीशन में रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करें अलग अलग इंटरप्राइजेस में, जहां पर हमें क्या मिले, सेम प्रोडक्शन मिल जाए, सेम जो है आउटपुट मिल जाए। ठीक है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। 6 की बात करें तो ये होता है टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल। टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल का मतलब है जो आप मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हो, मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाली चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर सम और फ्यूचर वैल्यू
प्रेजेंट सम, ठीक है। मतलब कि अगर फ्यूचर में ये प्राइस, प्रेजेंट में ये प्राइस है तो फ्यूचर में क्या होगी, और फ्यूचर में ये प्राइस हो सकती है तो प्रेजेंट में हम क्या लेके चले। तो ये टाइम कंपैरिजन के बारे में बताता है प्रिंसिपल, कि अगर हमें आज अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में उसकी क्या होगा, और फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतना हो सकता है, तो उसके लिए प्रेजेंट में हमें कितनी वैल्यू रखनी है, ये बताता है का टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, ये बताता है रीजनल स्पेशलाइजेशन। रीजनल स्पेशलाइजेशन मतलब जो कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, रीजनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हर रीजन में जो है अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अगर हम इन द पॉइंट ऑफ भारत के उसकी बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पंजाब में वीट और राइस सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में सरसों सबसे ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में ओनियन सबसे ज़्यादा होती है। तो रीजनल स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे कंपैरिजन करता है ये प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल से हम बताते हैं कि किस रीजन में पर्टिकुलर जो कमोडिटी जो है जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें मिल सकता है, ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। लेकिन शुरू के जो हमने 3 से 4 पढ़े हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों में ही हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टर रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप और प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो फार्म मैनेजमेंट का ये बेसिक पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, ये सब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।